अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई डी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। रशियन रिकॉग्निशन इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है रिसेंट डेवलपमेंट्स पे जो रशिया और यूक्रेन के विवाद के अंदर हो रही है और उनका फ्यूचर क्या है, इस पूरे विवाद का आने वाला कल क्या है ना, इस चीज़ के ऊपर आपका क्विज है आज का। अगला आधा पौना घंटा आप इन्वेस्ट करेंगे क्लास में। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज में कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज सेस के, वन वर्ड के, ग्रामर के और वोकैब के। इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन करवाऊंगा। पहले सीखो और फिर मन से 5 में से 5 मार्क्स को स्कोर करो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका एक। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है रशियन रिकॉग्निशन। देखिए, रशियन मतलब रशिया की और रिकॉग्निशन मतलब पहचान। आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हो ना, तो उस चीज़ को आप पहचानते हो, उस चीज़ के एग्जिस्टेंस को आप मानते हो। कह रहा है रशिया ने भी किसी चीज़ को पहचाना है, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है। और बात किसी कर रहा है? बात कर रहा है ऑन पुतिन्स ईस्टर्न यूक्रेन मूव्स। पुतिन साहब ने ईस्टर्न यूक्रेन में, पूर्वी यूक्रेन में कुछ मूव्स, कुछ हरकतें की हैं, कुछ चाल चली है, बात की जा रही है उनकी। अभी तक आपको अच्छे से पता ही हो गया होगा कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों को पुतिन ने इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया है। बात उसी की जा रही है इस आर्टिकल में। चलिए, सिंपल सही है। अब बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ पे। क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल? कह रहा है पुतिन एक्शंस आर एम्ड एट रेसिंग फ्रॉम द वेस्ट गारंटीज अगेंस्ट नेटो एक्सपेंशन। कह रहा है पुतिन के जो एक्शंस हैं, पुतिन की जो हरकतें हैं, ये सभी की सभी हरकतें एम्ड एट हैं। जब आप एम्ड एट होते हो ना, तो आपका किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। वो किसी भी जो है खास मकसद की बात की जाती है एम लगा करके, एम्ड एट करके। कह रहे पुतिन के एक्शंस का एम है, पूरा ऑब्जेक्टिव है रेस्ट करना। देखिए, रेस्ट करने का मतलब होता है छीन लेना, ठीक है। कह रहे छीन लेना, और किससे? वेस्ट से, फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिमी देशों से। और किसको? गारंटीज को। और किसके खिलाफ? नेटो के एक्सपेंशन यानी कि फैलाव के खिलाफ। पुतिन ये सारा काम सिर्फ एक ही वजह से कर रहे हैं, दिखाई देने वाले तौर पे, कि वो चाहते हैं कि वेस्ट से एक गारंटी मिल जाए उनको ब्लैंक पेपर के ऊपर कि नेटो को और एक्सपेंड नहीं किया जाएगा, रशिया के आसपास कोई भी कंट्री को नेटो में नहीं डाला जाएगा। आ गया समझ में? ये आपको स्ट्रक्चर में करवा दूंगा। रेस्ट समवन फ्रॉम समथिंग, है ना, ये भी आपको करवा देंगे। पुतिन्स एक्शंस आपका सब्जेक्ट है, आर एम्ड एट आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में। पूरे आर्टिकल में आपको इसी तरीके से मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग का पहला जो ना कदम इंग्लिश में यही होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है, जो मैंने मार्कअप किया हुआ है आर्टिकल में, है ना। आप फॉलो तो करो इसको, कुछ दिनों में आप खुद ही समझ जाओगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं फटाफट से। रेस्ट फ्रॉम समवन समथिंग, है ना। चलिए, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, रेस्ट समथिंग फ्रॉम समवन, और या फिर रेस्ट फ्रॉम समवन समथिंग। सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, सर ये क्या है, रेस्ट है, समवन समथिंग? कुछ भी नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है छीन लेना, टेक कर लेना, सीज कर लेना। रेस्ट बना है रेसलिंग से। आप किसी से कुश्ती लड़ते हो ना, कुछ किसी आदमी से कोई चीज़ आपको चाहिए जो वो दे नहीं रहा है, तो कुश्ती लड़के आपने उससे ली, रेसलिंग करके आपने उससे ली, बस वहीं से रेस्ट नाम का वर्ड बनाया हुआ है, जबरन किसी से कुछ लेना। तो आप किसी से कुछ लेते हो तो दोनों ही तरीके से आप बता सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। द ट्रूप्स रेस्ट द कंट्रोल ऑफ द सिटी फ्रॉम द एनिमी। ट्रूप्स ने, फौजियों ने रेस्ट कर लिया, जबरन ले लिया पूरे सिटी का कंट्रोल, और किससे? फ्रॉम द एनिमी। तो ये तो पहली वाली स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बना दी, है ना। आप यहाँ पे रेस्ट की जगह पे सीज नाम की जो है वो भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे सीज्ड भी लिख सकते हो, है ना। द ट्रूप्स सीज द कंट्रोल ऑफ सिटी फ्रॉम द एनिमी। लेकिन ध्यान रखें, ये जो रेस्ट नाम की वर्ब है ना, ये दूसरे तरीके से भी चलती है। आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ रेस्ट की है उसको सेंटेंस के लास्ट में ले जाओ, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। द ट्रूप्स रेस्ट फ्रॉम द एनिमी और व्हाट? द कंट्रोल ऑफ द सिटी, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से वर्ब चलती है। चाहे तो आप पहले जो लिया गया है, जो छीना गया है, उसको रख दो, और चाहे तो आप जो छीना गया है उसको लास्ट में रख दो, तो भी सही है। द ऑपोजिशन ट्राई टू रेस्ट द कंट्रोल ऑफ द हाउस फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने कोशिश किया कि वो छीन ले हाउस का कंट्रोल रूलिंग पार्टी से। तो अब यहाँ पे आप द कंट्रोल ऑफ द हाउस को उठा करके लास्ट में भी रख सकते हो पार्टी के बाद, ठीक है। दोनों तरीके से सही है। जो भी चीज़ सीखो डिटेल में सीखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कभी भी ज़रूरत आपको पड़े तो ये रेस्ट नाम की वर्ब आपको आती हो कैसे यूज़ करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पूरे आर्टिकल की आपको दिखा देते हैं वोकैबुलरी, है ना, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं, डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा जरूर उठाएं, कोड लगाएं YT10। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे, नए और पुराने। अपने टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये नया टेलीग्राम ग्रुप है, पुराना वाला बंद हो चुका है ना, इस नए वाले को सर्च करें। अपने पास वर्ड्स हैं आज, रैचेट अप पुराना वर्ड है, कई बार कर चुके हैं। फिर एक वर्ड है फोर्ज, कई बार कर चुके हैं, आता है आपको ऑलरेडी। एम्पेरिकल 1-2 बार किया है, शायद आपको आता हो। ऑल द मोर एक फ्रेज़ है, नया फ्रेज़ है। और एक अपने पास फ्रेजल वर्ब है स्पार्क ऑफ, है ना, ये भी नहीं है। तो पहले पुराने वालों को देखें। रैचेट अप मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को धीमे धीमे इंटेंसीफाई करना, अपग्रेड करना, एक दर्जा एक एक करके, है ना, ऐसे नहीं एकदम से नहीं, धीमे धीमे करके, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इसको बोलते हैं रैचेट अप। ध्यान रखना, ये रैचेट अप की तरह रैचेट डाउन भी बनता है। धीमे धीमे किसी चीज़ को नीचे लाने को बोलेंगे रैचेट डाउन, है ना। रैचेट नाम के वर्ब का मीनिंग होता है धीमे धीमे किसी काम को करना, चाहे तो ऊपर या नीचे। अगर ऊपर कर दोगे तो रैचेट अप, नीचे लाओगे तो रैचेट डाउन। इंक्रीज FDI कैन रैचेट अप और GDP, बढ़ी हुई FDI जो है रैचेट अप कर सकती है, धीमे धीमे ऊपर ला सकती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, GDP को। द RBI नीड्स टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज टू क्रैंक अप द रिकवरी आफ्टर कोविड-19। RBI को जरूरत है कि वो प्रोवाइड करे एक फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज को, आर्थिक मदद के राहत के पैकेज को, इकोनॉमी में रिकवरी को क्रैंक अप करने के लिए कोविड-19 के बाद। क्रैंक अप रैचेट अप की एक सिनोनिमस फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को झटके से शुरू करना। रैचेट अप में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। रैचेट अप में आप धीमे धीमे ऊपर लाते हो, क्रैंक अप में अचानक से किसी चीज़ को झटके से शुरू करते हो, ठीक है ना। साथ में लिखा हुआ मैंने दोनों वर्ड्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैचेट अप का सिनोनिम होता है अपग्रेड। फिर एक वर्ड है हमारे पास फोर्ज, कई सारे मीनिंग है इसके, कई बार आप कर चुके हो इस वर्ड को। किसी काम को बड़ी मुश्किलों से आप करते हो ना तो भी फोर्ज करते हो, है ना, बहुत मेहनत की और कोई अचीवमेंट लेकर के आए तो फोर्ज किया, है ना। जैसे किसी फोर्ज, आप किसी रिश्ते को, किसी अलायंस को आप फोर्ज करते हो, बहुत मेहनत से किसी रिश्ते को बनाते हो, फोर्ज करते हो। फोर्ज का दूसरा मीनिंग होता है किसी कागज़ की जाली कॉपियाँ बनाना, है ना, इलीगल कॉपी बनाना। और तीसरा फोर्ज का मतलब होता है मार मार के किसी चीज़ को शेप में लाना। जैसे हथौड़े से मार के आप लोहे को शेप में लाते हो तो उसको भी फोर्ज करना कहते हैं। देख लेते हैं बना करके कुछ सेंटेंसेस। न्यू दिल्ली हैज़ फोर्स्ड अलायंसेज विद ऑल मेजर वेस्टर्न पावर्स। न्यू दिल्ली ने फोर्स किया है अलायंसेस को सारी की सारी पश्चिमी बड़ी ताकतों के साथ। तो फोर्स का मतलब है यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से सक्सेसफुली सारे एफर्ट्स लगा कर किसी चीज़ को बनाया है ना, फोर्स किया है। और ही वॉज अक्यूज ऑफ फोर्जिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल। वो अक्यूज था फोर्स करने को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को, अपने अंकल के डॉक्यूमेंट्स को जाली जो है उनकी कॉपी बनाने के लिए उसके आरोप लगा था, वो अक्यूज था। फोर्स के सिनोनिम जो है ना ये वाले किसी चीज़ को बनाने के, वो है हैमर आउट, कंस्ट्रक्ट और निगोशिएट। निगोशिएट को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। बहुत मुश्किल से मेहनत करके कोई डील वील किसी से करते हो ना तो वो डील फोर्स या निगोशिएट करते हो। चलिए एक और वर्ड है एम्पेरिकल। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल, व्यवहारिक। थ्योरी की बात नहीं हो रही, व्यवहार की बात हो रही है, प्रैक्टिकबिलिटी की बात हो रही है। ऑब्जर्वेशनल भी इसको बोल सकते हैं। एम्पेरिकल स्टडीज हैव शोन द इफेक्टिवनेस ऑफ आयुर्वेदा इन ट्रीटिंग सेवरल लाइफस्टाइल डिसीजेस। व्यवहारिक जो स्टडीज हुई हैं एम्पेरिकल, उन्होंने दिखाया है असरदार होने को आयुर्वेद का, और किसमें, ट्रीट करने में कई सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस को, है ना। चलिए इसका एक सिनोनिम है प्रैग्मेटिक एम्पेरिकल का, जिसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। व्यवहारिक, है ना। ऑल द मोर एक एडवर्बल फ्रेज है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। ऑल द मोर का मतलब होता है इवन मोर, और भी ज़्यादा। विद रशियाज यूक्रेन इन्वेजन अ वर्ल्ड वॉर सीम्स ऑल द मोर सर्टेन। रशिया के यूक्रेन में घुस जाने के साथ ही, इन्वेड कर देने के साथ ही एक वर्ल्ड वॉर जो है और भी ज़्यादा, ऑल द मोर सर्टेन दिखाई देती है, सीम होती है ना, और भी ज़्यादा। हर अटायर मेड हर पर्सनैलिटी ऑल द मोर अट्रैक्टिव। उसके अटायर ने, उसके कपड़ों ने उसकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, ऑल द मोर अट्रैक्टिव बना दिया, है ना, और भी ज़्यादा। लास्ट अपने पास स्पार्क ऑफ। ये स्पार्क ऑफ नाम की फ्रेजल वर्ब बनी है स्पार्क नाम के नाउन से। स्पार्क एक वर्ब भी है। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, अगर समझ में, चिंगारी। स्पार्क ऑफ का मतलब होता है
चिंगारी की तरह आग जैसे भड़काते हो ना आप, चिंगारी से प्रोवोक करते हो, इंसाइट करते हो किसी चीज़ को, उसको कहते हैं स्पार्क ऑफ करना। समटाइम्स स्मॉल इंसिडेंट्स स्पार्क ऑफ ह्यूज क्राइसिस। कभी कभी छोटे छोटे इंसिडेंट्स, छोटी छोटी घटनाएं भी चिंगारी दे देती हैं, भड़का देती हैं बड़े बड़े आफतों को, बड़े बड़े क्राइसिस को, है ना। प्रोवोक, इंसाइट, इग्नाइट, किंडल, इंस्टिगेट, सब के सब स्पार्क ऑफ के, चिंगारी देने के सिनोनिम है। 5 वर्ड्स हैं, 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में आपने देख लिए हैं। चलिए आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में बताया गया है पुतिन चाहता क्या है, वो क्यों ऐसा सब कुछ कर रहा है, लॉन्ग टर्म में उसके प्लान्स क्या हैं, और अमेरिका और वेस्ट के पास ऑप्शंस क्या हैं। बस सिंपल सा आर्टिकल है। अल्टीमेटली इस आर्टिकल के हिसाब से एटलीस्ट अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को, नेटो को पुतिन के साथ पे टेबल पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसके मन की पूरी ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स ये आर्टिकल यही कहना चाह रहा है। आज की टोन एनालिटिकल एनालाइज कर रहा है पूरी सिचुएशन को, पुतिन क्या चाहता है और अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस है, इन दोनों चीज़ों को आपस में मैच करवा रहा है एनालिटिकल एबिलिटी के साथ। चलिए शुरू कर लें आर्टिकल को। चलिए, कह आफ्टर वीक्स ऑफ रेचेटिंग टेंशंस एंड फ्रेनेटिक डिप्लोमेसी अक्रॉस यूरोप, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन has played a major move by announcing formal recognition of the Donbas region enclaves oblasts of Donetsk and Luhansk in eastern Ukraine, one which changes the course of the present diplomatic efforts. कह रहे कई हफ्तों की रैचेटिंग टेंशंस के बाद, रैचेट आपने देख लिया, किसी भी एक दिशा में जाना, या तो ऊपर या नीचे। रैचेट अप मतलब ऊपर, रैचेट डाउन मतलब नीचे। कह रहे कई हफ्तों की रैचेट करने वाली, एक दिशा में बढ़ने वाली टेंशन के बाद अब किस दिशा में बढ़ रही है, ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है ना तनाव। तो कह रहे और फ्रेनेटिक डिप्लोमेसी के बाद जो हो रही है पूरे यूरोप में, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, फ्रेनेटिक मतलब डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड, उथल पुथल भरी जो है राजनीति के बाद पूरे यूरोप में। कह रहा हुआ क्या, रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन, उन्होंने प्ले किया है एक बहुत ही मेजर मूव को। और कैसे ये किया इन्होंने, अनाउंस करके, फॉर्मल रिकॉग्निशन को आधिकारिक तौर पे पुष्टि करके। और किसकी, डॉनबास रीजन के एनक्लेव्स की या ओब्लास्ट की। डॉनबास रीजन में 2 छोटे छोटे जो है एरियाज की, और कौन कौन से हैं, डोनेस्क एंड लुहांस्क, और कहाँ पे, ईस्टर्न यूक्रेन में। कह रहे ये एक ऐसी मूव है, ये मूव के लिए आया है ना, ये एक ऐसी मूव है जो कि चेंज करती है पूरे रास्ते को, कोर्स को, पाथ को, और किसके, प्रेजेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के। अभी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पूरी दुनिया इस मुद्दे में डाल रही है। आया समझ में। तो बहुत कुछ हुआ है, उथल पुथल हुई है, टेंशन्स बढ़ती गई हैं, कभी कम हुई है, कब बढ़ी हैं, रैचेट करती गई हैं। अब इसके बाद में पुतिन साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और कैसे खेला है, बड़ा सा एक अनाउंसमेंट करके कि हम 2 आज़ाद देशों को यूक्रेन में रिकॉग्नाइज करते हैं, जो आते हैं यूक्रेन के डॉनबास रीजन में से। पहला है डोनेस्क और दूसरा है लुहांस्क। कह रहे ये मूव अपने आप में सारे के सारे प्रेजेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के रास्ते को बदल देंगी। अब नए तरीके से डिप्लोमेसी इस पूरे मामले में करने की जरूरत रहने वाली है। पुतिन की वर्ब हैज प्लेड, विच की वर्ब है चेंजेस, विच आया है इस वन के लिए, वन आया है मूव के लिए, है ना। तो मूव के लिए विच को हमने रखा है तो वर्ब सिंगुलर है, याद रखना, ऐसे आपको कनेक्शन बिठाना होता है। कोर्स मतलब रास्ता, रैचेट आप जानते हैं एक डायरेक्शन में मूव करना है। यहाँ पर रैचेट अप इसकी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली थी, है ना। सही तरीके से देखो तो रैचेटिंग अप टेंशन जो है आपको यूज़ करना चाहिए था। फ्रेनेटिक मतलब होता है एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड, जिसमें बहुत इमोशंस हो, फियर हो, जो बड़ा एक्सट्रीम हो। फ्रेनेटिक और फ्रेंटिक 2 एक ही वर्ड्स हैं, समझ गए। फ्रेंटिक एंड फ्रेनेटिक दोनों का सिंगुलर जो है सिमिलर मीनिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे टू, ये एनक्लेव क्या होता है, एक ऐसा समझ लो कंट्री विद इन कंट्री बोलते हैं एनक्लेव। एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री आ जाती है ना, जो पहली कंट्री से घिरी हुई होती है लेकिन अलग होती है, उसको बोलते हैं एनक्लेव। कह रहे टू बिगिन विथ द रिकॉग्निशन ऑफ द 2 सेपरेटिस्ट ग्रुप्स दैट कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द डॉनबास रीजन एज गवर्नमेंट्स signals that Russia is no longer interested in talks on the basis of the Minsk Accords। कह रहे सबसे पहली बात तो ये, अब कैसे ये पुतिन ने सब कुछ कैसे किया है, कह रहे टू बिगिन विद, अगर शुरुआत करें ना इस बात की, जो रिकॉग्निशन का काम है ना, जो पहचान देने का काम है, और किसको, 2 अलगाववादी ग्रुप्स को, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को। और कौन से ग्रुप्स हैं, जो कंट्रोल करते हैं हिस्सों को डॉनबास रीजन के। और कैसे रिकॉग्नाइज किए इनको भाई, अब देखो एज लगा के बता रहे हैं, इन दोनों को कंट्रोल करने वालों को रिकॉग्नाइज किया गया सरकार के तौर पे। कह रहे ये जो है ना रिकॉग्निशन का काम, ये सिग्नल करता है, इशारा करता है दैट ये कि रशिया अब नो लॉन्गर इंटरेस्टेड है। रशिया अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नो लॉन्गर मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। और किस चीज़ में, बातचीत में, टॉक्स में,
और वो जो होंगी आधार पे मिन्स्क अकॉर्ड्स नाम के अग्रीमेंट के हिसाब से, इस संधि के हिसाब से। आया समझ में? अगर शुरुआत करें इस पूरी बात की, जैसे ही रशिया ने रिकॉग्नाइज किया दो अलगाववादी ग्रुप्स को जो कि डॉनबास रीजन को कंट्रोल करते थे, और रिकॉग्नाइज किया सरकार के तौर पे, इस बात ने, इस रिकॉग्निशन ने सिग्नल कर दिया कि रशिया जो है ना अब मिन्स्क अकॉर्ड की बात को नहीं मानता है। अब ये अकॉर्ड्स क्या है ये आगे बता देगा, है ना, क्यों आए थे, कब आए थे, क्या इनका ऑब्जेक्टिव था, वो आगे बता देगा, पर रशिया अब इनको नहीं मानता। चलिए, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है रिकॉग्निशन, वर्ब है यहाँ पे सिग्नल्स, दैट सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है कंट्रोल, दैट आया ग्रुप्स के लिए, प्लूरल एंटीसीडेंट है दैट का, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, गवर्नमेंट्स यहाँ पे किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है ना। अच्छा, रशिया की वर्ब है इस। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे द अग्रीमेंट्स, अब बात करें मिन्स्क अकॉर्ड्स की। करे द अग्रीमेंट्स नेगोशिएटेड इन 14 and 15 but never fully implemented had secured a special status for Donbas enclaves। कह रहे जो मिन्स्क अकॉर्ड्स है ना, जो अग्रीमेंट्स है, जो निगोशिएट किए गए थे, फोर्स किए गए थे, हैमर आउट किए गए थे, और कब कब, सन 2014 में और 2015 में। कह रहा लेकिन कभी भी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए, कभी भी इनको इन्फोर्स नहीं किया गया, इनको अमल में नहीं लाया गया। कह रहे ये अग्रीमेंट्स जो हैं सिक्योर करते थे खास स्टेटस को डॉनबास एनक्लेव्स के लिए। तो इन एग्रीमेंट्स में भी इन दोनों एरियाज को खास जो है ना स्पेशल स्टेटस मिलने वाला था, लेकिन कभी मिला नहीं। लेकिन अब पुतिन ने इन दोनों एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्री जो है रिकॉग्नाइज करवा दी है। एग्रीमेंट्स की वो है हैड सिक्योर्ड, ये पूरा हाइफन से हाइफन के बीच में जो आप देख रहे हो ना, ये एग्रीमेंट्स के लिए ऐसा समझ लो एडजेक्टिवल फ्रेज है ना, एडजेक्टिवल फ्रेज है। एग्रीमेंट्स जो निगोशिएट किए गए थे और एग्रीमेंट्स जो कभी इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे। चलिए आगे बढ़े। निगोशिएट करना, हैमर आउट करना, फोर्स करना, किसी भी चीज़ को बड़ी मुश्किलों से सक्सेसफुली अचीव करना। कह रहे मिस्टर पुतिन हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड रशियन पीस कीपर्स इन टू द रीजन, अ मूव दैट कुड स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद यूक्रेनियन ट्रूप्स। कह रहे पुतिन ने ऑर्डर भी कर दिया है, और किसको, रशिया के पीस कीपर्स को। पीस कीपर कौन होते हैं, फौजी होते हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव होता है पीस को कीप करना, किसी भी जगह शांति को बनाए रखना, है ना। तो पुतिन ने शांति बनाए रखने के बहाने, पीस कीपिंग के बहाने ऑर्डर कर दिया है रशिया की फौजों को, ट्रूप्स को, और किसमें, इस पूरे रीजन के अंदर। कह रहे ये एक ऐसा मूव है जो स्पार्क ऑफ कर सकता है, चिंगारी दे सकता है, और किसको, कॉन्फ्लिक्ट को यूक्रेन की ट्रूप्स के साथ। यूक्रेन की धरती पे दो नए देशों को आज़ाद करवा के अपनी ट्रूप्स को भेज रहे हो, तो यूक्रेन की फोर्सेस के साथ आपका झगड़ा तो हो ही सकता है ना आने वाले टाइम में। पुतिन की वर्ब है ऑल्सो ऑर्डर्ड, दैट की वर्ब है कुड स्पार्क ऑफ, दैट आया मूव के लिए। कुड यहाँ पे फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है ना। कुड, में, माइट, कैन, सारे ही प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, कोई चीज़ अगर होने वाली हो तो। कुड जो है सबसे कम इंटेंसिटी के साथ में फ्यूचर को बताता है ना। स्पार्क ऑफ करना मतलब किंडल करना, स्टेर करना, ट्रिगर करना। अगर किसी चीज़ के होने के बहुत सारे चांस हो ना, तो कैन और मे और माइट को यूज़ करते हैं, और कम चांस हो तो कुड को यूज़ करके बताते हैं। कह रहे मिस्टर पुतिन मे क्लेम दैट हिज मूव इज फार शॉर्ट ऑफ द इन्वेजन दैट द यूएस एंड इट्स नेटो allies have been warning about and should not incur any further hostilities from Ukraine। कह रहा है इस पूरे मामले को करके पुतिन साहब क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि उसका जो मूव है, ये जो हरकत उसने की है, ये बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है, फार शॉर्ट ऑफ है। फार शॉर्ट ऑफ होना मतलब किसी चीज़ से कोसों दूर होना। तो पुतिन ये दावा कर सकते हैं कि ये हरकत जो है कोसों दूर है एक इन्वेजन से, एक फुल ऑन अटैक से। कह रहे जिस अटैक को यूएस और उसके नेटो वाले दोस्त वार्न कर रहे हैं अबाउट, जिसके बारे में चेताते आ रहे हैं, वार्निंग देते आ रहे हैं। तो ऐसा पुतिन बोल सकता है ना कि मैंने तो कोई भी अटैक नहीं किया, जो भी किया है बिल्कुल शांति से यूक्रेन के कुछ पार्ट्स को मैं तोड़ रहा हूँ, है ना। और पुतिन ये भी क्लेम्स कर सकता है कि उसका मूव जो है ना, उसको इनकर नहीं करना चाहिए, कॉज नहीं करना चाहिए किसी भी और आगे हॉस्टाइलिटीज़ को। हॉस्टाइलिटी का मतलब होता है हॉस्टाइल रिएक्शन, आपको किसी से गलत बात, किसी से कोई गलत एक्शन मिलने को, सुनने को मिले, है ना, तो वो हॉस्टाइलिटी होती है। तो इसको ये भी क्लेम करना चाहिए पुतिन को कि उसका जो मूव है कोई भी और ज़्यादा हॉस्टाइलिटी को यूक्रेन से अट्रैक्ट नहीं करेगा, इनकर नहीं करेगा। पुतिन की वर्ब है मे क्लेम, मूव की वर्ब है इज, और मूव की दूसरी वर्ब है शुड नॉट इनकर, एंड कंजंक्शन के बाद। यूएस एंड अलाइज की वर्ब है हैव बीन वार्निंग। अच्छा, वॉर्न अबाउट और वॉर्न ऑफ एक ही बात है। वॉर्न ऑफ समथिंग, किसी बारे में चेताना, वॉर्न अबाउट समथिंग, किसी बारे में चेताना। आरबीआई इज वार्निंग ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड आरबीआई इज वार्निंग अबाउट हाई इन्फ्लेशन, ऐसे आपको इनको यूज़ करना होता है। हॉस्टाइलिटी मतलब हॉस्टाइल रिएक्शन, किसी से आक्रामक रुख होता है ना किसी का, वो होता है हॉस्टाइलिटी। चलिए, कह रहा इन डूइंग सो हाउएवर ही हैज़ पुट पेड टू ऑल होप्स दैट द थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वुड रिसीड वंस द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स along the Ukraine border and in Belarus for military exercises withdrew।
अब ये सेंटेंस तो मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा कंडीशनल लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, अभी करवाऊंगा मैं, पहले आप खुद से ढूंढो, है ना। कर ऐसा करते हुए या ऐसा करने में, इन डूइंग सो, हुआ क्या। हाउएवर, हालांकि उसने पेड पुट कर दिया है, पुट पेड कर दिया है। पुट पेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, खत्म कर देना किसी चीज़ को पूरा। इस आदमी ने ऐसा करते हुए पुतिन ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है सारी होप्स को, आशाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, कि जो थ्रेट है ना एक कॉन्फ्लिक्ट की, एक झगड़े की जो थ्रेट है वो रिसीड करेगी, वो पीछे हटेगी, वो कम हो जाएगी। और कब, वंस, एक बार, जब दसियों हजार जो रशियन ट्रूप्स हैं यूक्रेन के बॉर्डर के पास और बेलारूस में मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए वो विड्रॉ करती है। तो सबको ये लगता था कि जैसे ही ट्रूप्स पुतिन साहब विड्रॉ करेंगे ये पूरा मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है ये दो दो तीन तीन देश जो उसने बना दिए ना पुतिन ने, अब चाहे पुतिन ट्रूप्स को वापस भी बुला ले, इस पूरे मामले में कभी भी टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। टेंशन खत्म होने की जो होप्स हैं वो पूरी तरीके से पुतिन ने पुट पेड कर दिए, खत्म कर दिए। आ गया समझ में, ऐसे बना सेंटेंस, ही की वर्ब हैज पुट, ये पूरा फ्रेज होता है, अभी आपको करवा देंगे, है ना। अच्छा, थ्रेट की वर्ब है वुड रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, किसी चीज़ का धीमे धीमे डी इंटेंसिफाई होना। समंदर की लहर आती है ना आपके पास, फिर जब वो पीछे हट रही होती है, जब धीमी पड़ रही होती है, तब वो रिसीड कर रही होती है ना। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ट्रूप्स की वर्ब है विड्रू। चलो ये पेड पुट देख लें, पुट पेड क्या होता है, ये फ्रेज है, टू पुट पेड टू समथिंग या टू पुट एन एंड टू समथिंग, दोनों एक ही बात है। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को सिरे से खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय करना, एनाहिलेट करना, खत्म कर देना, है ना। पुट पेड टू समथिंग या पुट एन एंड टू समथिंग, दोनों एक ही फ्रेजेस हैं। चलो कंडीशनल शायद सब पकड़ में आ गया होगा आपके, नहीं आया तो समझा देते हैं आप, है ना। यहाँ पे सर कंडीशनल लगा हुआ है, दो कंडीशनल है अपने पास, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड भी होता है, थर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है और क्या स्ट्रक्चर है अपने को ये देखनी है। कंडीशनल होता क्या है, कंडीशनल एक कंडीशन को बताने वाला सेंटेंस होता है। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, या अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना। इस तरह की बातें करने वाले सेंटेंस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल क्रैक दिस एग्जाम, इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड क्रैक दिस एग्जाम। ऊपर वाला है फर्स्ट कंडीशनल, नीचे वाला है सेकंड कंडीशनल। अपने आप से पूछ के मुझे बताओ अपनी अंडरस्टैंडिंग से दोनों में क्या फर्क आपको लग रहा है। सबसे पहले तो मीनिंग निकाल के बताओ दोनों का हिंदी में। चलो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, मैं हेल्प कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सोचो जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। पहला सेंटेंस कहता है अगर तुम स्टडी हार्ड करोगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, खत्म कर दोगे इस एग्जाम को, है ना, पास कर लोगे कट ऑफ को। और दूसरा पता क्या कह रहा है, अगर तुम स्टडी हार्ड करते तो तुम एग्जाम को क्रैक कर लेते, ऐसा कह रहा है ना। स्टडीड हार्ड मतलब पास की बात हो रही है, नहीं। दूसरे में भी यही कह रहा है कि अगर तुम स्टडी हार्ड करो तो इस एग्जाम को क्रैक कर लो। दोनों का मतलब यही है, अगर स्टडी हार्ड करोगे इस एग्जाम को फ्यूचर में क्रैक करोगे, लेकिन कहने के दो अलग अंदाज हैं। अब देखो ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा है और साथ में विल प्लस में बेस फॉर्म लगी है, ये बताता है रियल फ्यूचर को। ये ऊपर वाला सेंटेंस एक ऐसे आदमी से कहा जा रहा है जिसमें स्टडी हार्ड करने की पोटेंशियल है, समझ गए। जिसको आप कह रहे हो तू स्टडी हार्ड करे तो वो स्टडी हार्ड करेगा। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, ये एक अनरियल फ्यूचर की बात कर रहा है। एक ऐसे आदमी, ऐसे ढीठ नालायक से कहा जा रहा है पढ़ने के लिए जिसके बारे में सबको पता है वो नहीं पढ़ेगा। आ रहा है समझ में। सेकंड कंडीशनल फ्यूचर की बात तो करता है, लेकिन अनरियल फ्यूचर की, जिसमें माइन्यूट पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब है तुम पढ़ाई करो ना तो आज ही क्रैक कर लो एग्जाम को, मुझे पता है तुम नालायक को नहीं करोगे, है ना। अगर नालायक आदमी के लिए यूज करना है तो मुझे सेकंड कंडीशनल यूज करना है जिसमें कम पॉसिबिलिटी है। जिसमें ह्यूज पॉसिबिलिटी है उसके लिए फर्स्ट कंडीशनल को यूज करना है, इसमें लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशनल वर्ब की सेकंड फॉर्म, साथ में लगता है वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। बाकी कंडीशनल्स का चैप्टर हो चुका है बेसिक्स में, वहां जाओगे तो डिटेल में आधे पौने घंटे में तीनों कंडीशनल आपको करवाए गए हैं। यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। फर्स्ट और सेकंड में बेसिक सा डिफरेंस है, हमेशा याद रखें, दोनों फ्यूचर की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़े। आज के क्विज में कंडीशनल पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। कह रहा फाइनली हिज मूव इज अ क्लियर साइन दैट द सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी मैनेज्ड और हैंडल्ड विदाउट नेटो सिटिंग डाउन टू सीरियस नेगोशिएशन ओवर द सिक्योरिटी गारंटीज ही हैज बीन demanding for 2 decades, and some discussion about how to regulate the expansion of NATO to Russia's neighboring countries and the heavy presence of Western troops and weapons in the region। अब बता रहा है पुतिन ने फाइनली अपना सारा ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा किया है इस मामले के साथ। कह रहा है फाइनली उसका मूव जो है पुतिन का, वो एक साफ साफ साइन है, निशान है इस चीज़ का कि सिचुएशन जो है अब मैनेज नहीं की जा सकती, इज़ नॉट गोइंग टू बी मैनेज्ड, और ना ही हैंडल की जा सकती है,
और किसके बिना? बिना नेटो के सिट डाउन करने के, नीचे बैठने के एक टेबल पे, और किस लिए? सीरियस निगोशिएशन के लिए, सीरियस बातचीत के लिए। और किसके ऊपर? सिक्योरिटी गारंटीज के ऊपर। और वो गारंटीज जो डिमांड करता आ रहा है पुतिन, ही हैज़ बीन डिमांडिंग पिछले 20 सालों से। तो फाइनली ये चीज़ हमें सामने आ गई है हमारे कि पुतिन थमने वाला नहीं है। इस सिचुएशन को आप हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकते हो जब तक नेटो अपने हथियार डाल करके पुतिन के साथ पे निगोशिएशन टेबल पे फिर से नहीं आता है, और उन सब चीज़ों के लिए जिन चीज़ों की डिमांड पुतिन पिछले 20 सालों से कर रहा है। अब वो क्या क्या चीज़ें वो आगे बता देगा। और कह रहे कुछ डिस्कशन नहीं होती है इस बारे में कि कैसे रेगुलेट किया जाए बढ़ते हुए फैलाव को, एक्सपेंशन को नेटो के, और कहाँ पे? रशिया के नेबरिंग कंट्रीज तक, और हैवी प्रेजेंस को भी, बहुत बड़ी मौजूदगी को भी वेस्टर्न ट्रूप्स के, पश्चिमी देशों की फौजों के और वेपन्स के इस रीजन के अंदर। तो पिछले 20 सालों से पुतिन यही कह रहा है, मेरे आसपास नेटो को मत लेकर के आओ, मेरी कंट्री के बॉर्डर पे तुम्हारी ट्रूप्स, तुम्हारे वेपन्स मुझे नहीं चाहिए, ना अमेरिका के चाहिए, ना लंदन के चाहिए, यूके के, ना फ्रांस के, ना जर्मनी के। 20 सालों से जब वेस्ट नहीं माना, नेटो को एक्सपेंड करते गए और यूक्रेन को भी नेटो में डालने की बात करते गए, इसके पानी जो है सर से पार हो गया, इसने यूक्रेन पे हमला बोल दिया। तो इसमें इस पूरे मामले में ना दोनों ही पक्ष हैं, एक पक्ष नहीं है, अगर आप पूरी तरीके से समझोगे तो। मूव की वर्ब है इज, सिचुएशन की वर्ब इज नॉट गोइंग टू, ही यहाँ पे पुतिन के लिए आया, इसकी वर्ब हैज बीन डिमांडिंग। ठीक है, चलो अब आपसे एक सवाल है, यहाँ पे डिमांडिंग यानी डिमांड एक वर्ब है, हैज बीन डिमांडिंग आप देख रहे हो, क्या डिमांड वर्ब के बाद में फॉर प्रीपोजिशन आना चाहिए? क्या डिमांड वर्ब अपने बाद में फॉर प्रीपोजिशन ले सकती है? चलो इस कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में करवा लेते हैं। पहले खुद से पूछो लेगी या नहीं लेगी, और फिर देखो ये फॉर लगा है तो क्या सही है गलत है ना, अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप होगी। देखो डिमांड एक नाउन भी है, डिमांड एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में डिमांड अपने बाद कोई जो है ऑफ को लेता है, फॉर को लेता है, फॉर को, ठीक है, फॉर को। नाउन फॉर्म में डिमांड अपने बाद फॉर को लेता है, लेकिन जब डिमांड वर्ब बन जाए इसके बाद में नो प्रीपोजिशन, है ना। इसी तरीके से रिक्वेस्ट भी है, रिक्वेस्ट फॉर इन नाउन फॉर्म और रिक्वेस्ट वर्ब के बाद में नो प्रीपोजिशन। सेंटेंस में आपको चेक करना है डिमांड और रिक्वेस्ट नाउन है या वर्ब है, अगर चेक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। द वर्कर्स रेज्ड अ डिमांड या रिक्वेस्ट फॉर अ वेज हाइक। वर्कर्स ने रेज किया एक डिमांड को या रिक्वेस्ट को, एक वेज में हाइक को, अपनी तनख्वाह में इजाफे को, अपनी मजदूरी में इजाफे को। यहाँ पे डिमांड और रिक्वेस्ट जो है नाउन्स है, कैसे पता लगा? रेज वर्ब के ऑब्जेक्ट है। क्या रेज किया भाई? एक डिमांड को रेज किया। एक आर्टिकल है, हमेशा किसके पहले आता है? नाउन्स के, प्रोनाउंस के पहले ही आता है। तो कहने का मतलब क्या है? नाउन होने की वजह से यहाँ पे फॉर आएगा। लेकिन यहाँ देखो, द वर्कर्स डिमांडेड या रिक्वेस्टेड फॉर अ वेज हाइक। यहाँ पे डिमांड एक वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है, रिक्वेस्ट की भी वही कहानी है, वर्ब फॉर्म में इनके बाद में फॉर नहीं आएगा। आ गया समझ में? चलो अब तीसरा सेंटेंस देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड तो आपने देख लिया, सही भी कर लिया, जहाँ नाउन था फॉर लगाया, जहाँ वर्ब थी वहाँ से फॉर निकाल दिया। द वेज हाइक वॉज बींग डिमांडेड फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। वेज हाइक को डिमांड किया जा रहा था 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। देखो यहाँ भी डिमांड एक वर्ब है, वॉज बींग डिमांडेड, समझ गए ना, मेन वर्ब है डिमांडेड, लेकिन फिर भी इसके बाद में फॉर बिल्कुल सही है, इसको आप नहीं निकालोगे। अब ऐसा कैसे? सर ये जो फॉर है ना, ये फॉर है एक एडवर्बियल फ्रेज का पार्ट। डिमांड तो किया जा रहा था, और किसके लिए? 3 कंसेक्यूटिव सालों के लिए, सालों से। आ रहा है समझ में? फॉर 3 ईयर्स का मतलब है 3 सालों से ये घटना हो रही थी। इस फॉर प्रीपोजिशन का इस डिमांड वर्ब से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आ गया समझ में? तो अगर इसके बाद में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ा हो, एडवर्बियल फ्रेज पढ़ा हो, उसको आप वर्ब से ना जोड़ें। यहाँ पे फॉर बिल्कुल ठीक है, फॉर 2 डेकेड्स, 20 सालों से ये काम हो रहा है। डिमांड वर्ब से इस फॉर जो है प्रीपोजिशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। चलिए ये सारी वो वर्ब्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जो नाउन और वर्ब फॉर्म में अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन नाउन के बाद में इनटू आएगा, इन्वेस्टिगेट वर्ब के बाद में नो प्रीपोजिशन। उसी तरीके से हीड, हीड का मतलब है सुनना। अगर सुनवाई की बात हो रही है तो प्रीपोजिशन टू आएगा, वर्ब की बात हो रही है सुनने की तो नो प्रीपोजिशन। ऑर्डर अगर वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन, ऑर्डर अगर नाउन है तो उसके बाद में फॉर आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार इनको पढ़ो। राइट साइड में नाउन्स हैं, प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, लेफ्ट साइड में उनकी वर्ब फॉर्म है, नो प्रीपोजिशन। चलो आज के क्विज में आएगा इस पे क्वेश्चन, आ जाओ आगे। कह रहे ये सारा कुछ हो गया ना। कह रहे द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ द यूएस एंड इट्स यूरोपियन अलाइज टू डिसाइड वेदर दे वुड रिएक्ट विद सैंक्शंस, मिलिट्री एक्शन और रिटर्न टू द डिप्लोमेटिक टेबल। अब कह रहे पूरी जो गेंद है पाले में है, बॉल इज नाउ इन द कोर्ट, अमेरिका के और इसके यूरोपियन अलाइज के।
अब इनकी बज्जी है ना, क्या करना है इनको, डिसाइड करना है इन दोनों लोगों को। और क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए वेदर हाँ या ना, कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे और कैसे सैंक्शंस के साथ और मिलिट्री एक्शन के साथ, या तो रशिया पे प्रतिबंध लगाएंगे या रशिया पे चढ़ाई करेंगे, एक तो ये ऑप्शन है, और या फिर वो रिटर्न करेंगे डिप्लोमेटिक टेबल पे आएंगे, रशिया से फिर से बातचीत करेंगे। तो सारा जो गेंद है ना वो इनके पाले में है। अब इनको देखना है पुतिन को जो करना था वो कर चुका। बॉल की वजह इज व्हेन बॉल इज इन समवंस कोर्ट, तो उस आदमी की बच्ची होती है, उस आदमी के हाथ में सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। दे की वॉब वुड रिएक्ट, दे की दूसरी वॉब रिटर्न, दोनों जुड़ी हुई हैं और नाम की कंजंक्शन से, वुड रिएक्ट और वुड रिटर्न। चलिए आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बात करेगा इंडिया की, पूरे मामले में इंडिया कैसे फंसा है। कह रहे फॉर न्यू दिल्ली द एस्केलेशन इन टेंशंस कम्स एट अ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टाइम। अब यहाँ पे लगा दिया कॉलम। कह रहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ बीन ट्रैवलिंग टू जर्मनी एंड फ्रांस and while he has tried to shift the focus of his European interlocutors to Indo-Pacific, it is Russia's actions that dominate the conversation. कह रहा नई दिल्ली के लिए जो एस्केलेशन है, जो रेचेटिंग अप है, जो इंटेंसिफाई होने का काम है टेंशंस का, कह रहे सारा तनाव में जो इजाफा है ना नई दिल्ली के लिए, वो आता है, कम्स होता है एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम पे, पर्टिकुलरली सेंसिटिव, खास तौर पे सेंसिटिव टाइम पे। अब वो टाइम क्या है, वो टाइम बताया है इसने यहाँ पे कॉलम को यूज़ करके। कह रहे हमारे विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ट्रैवल कर रहे हैं जर्मनी और फ्रांस की तरफ। कह रहे और जबकि उन्होंने ट्राई किया है शिफ्ट करने का सारी फोकस को, और किसका, अपने यूरोपियन इंटरलोक्यूटर्स का। इंटरलोक्यूटर मतलब जो मध्यस्थता करे, मीडिएटिंग एजेंट हो, जिसके साथ आप बातचीत करते हो, है ना। तो जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो शिफ्ट कर दें सारा बातचीत का फोकस, और कहाँ पे, इंडो पैसिफिक की तरफ। कह रहा वहीं पे ये रशिया के ही एक्शंस हैं, इट इज़ रशिया के एक्शन, इट इज़ रशियाज एक्शंस। कह रहा है रशिया की ही हरकतें हैं जो डोमिनेट कर रही हैं सारी की सारी बातचीत को। तो हमारे लिए तो बड़ा ही सेंसिटिव सा टाइम लग रहा है नई दिल्ली के लिए, वो आगे आपको बताएगा रीजन्स। हमारा विदेश मंत्री जो है जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी बातचीत हो इंडिया पे, इंडो पैसिफिक पे, रशिया के ऊपर बातचीत ना हो। लेकिन जहाँ भी वो बात करते हैं बात शुरू हो जाती है रशिया की, रशिया ही डोमिनेट करता है जो है कॉन्वर्सेशन को। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। एस्केलेशन की वर्ब है कम्स, मिनिस्टर की वर्ब है हैज़ बीन ट्रैवलिंग, ही की वर्ब है हैज़ ट्राइड। ये है पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक काम जो पास्ट में भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। तो इनकी यात्रा अभी भी जारी है, पास्ट में भी चल रही थी, तो हैज़ बीन ट्रैवलिंग। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है डोमिनेट। इंटरलोक्यूटर्स मतलब जो इंटर बीच में लोकू यानी बातचीत करे, लोकू एक बातचीत करने वाला रूट है, उससे बना लोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर मतलब मीडिएटिंग एजेंट्स, जिनसे आप बातचीत करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताएगा इंडिया की क्या मुश्किलें हैं। Current edition, Pakistan PM Imran Khan is visiting Moscow, the first by a Pakistani PM in over 2 decades, and New Delhi is watching the new ties closely. कह रहे इसी के साथ में पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान विजिट कर रहे हैं वो मॉस्को को, है ना, वो जाने वाले हैं मॉस्को की तरफ या विजिट कर रहे हैं। कह रहे ये फर्स्ट होगा, पहली दफ़ा होगा एक पाकिस्तानी पीएम के द्वारा, और कब, पिछले 20 सालों में, 2 डेकेड से ज़्यादा में। और नई दिल्ली जो है वॉच कर रहे हैं नए रिश्तों को, नए टाइज को बड़े क्लोजली, है ना, पाकिस्तान और रशिया के। पाकिस्तान मिनिस्टर की वर्ब है, प्राइम मिनिस्टर की वर्ब है इज विजिटिंग, नई दिल्ली की वर्ब है इज वॉचिंग। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करवा देते हैं, बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर को लिखने के 4 तरीके, ठीक है। फ्यूचर को 4 टेंसेस से बताया जाता है, सिर्फ फ्यूचर टेंस से नहीं बताया जाता। तो अगर आपको कुछ फ्यूचर इवेंट बताना है तो सबसे पहले तो आप फ्यूचर टेंस को यूज़ करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो सब जानते हैं, है ना। उसके बाद आप चाहो तो फ्यूचर को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से भी बता सकते हो, आप फ्यूचर को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से भी बता सकते हो, और आप चाहो तो बी फैमिली की वर्ब्स के बाद में एक इन्फिनेटिव रख के भी फ्यूचर को बता सकते हो, चारों ही तरीके से। जैसे द चेयरपर्सन विल रिजाइन टुमारो, चेयरपर्सन कल जो है रिजाइन करेंगे, ये तो है जनरल तरीका इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर को यूज़ करके। और चेयरपर्सन इज रिजाइनिंग टुमारो, चेयरपर्सन कल जो है रिजाइन करने वाले हैं, ये भी फ्यूचर को बता रहा है। और चेयरपर्सन रिजाइन्स टुमारो, ये भी फ्यूचर को बता रहा है, चेयरपर्सन रिजाइन करेगा। और लास्ट में द चेयरपर्सन इज टू रिजाइन टुमारो, पर्सन के हिसाब से इज आ गया, अगर प्लूरल होता तो आर आ जाता, पास्ट होता तो वॉज हो जाता या वर हो जाता, है ना। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी फैमिली की कोई भी वर्ब लगा के प्लस में इन्फिनिटिव हो, 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। अब आपको सीखना ये है कि चारों के तरीके से तो बता ही सकते हैं, लेकिन इन चारों में फ़र्क क्या है। देखिए फर्स्ट तो है जनरल न्यूट्रल, सेकंड है ऑफिशियल। अगर कोई ऑफिशियल काम हो रहा है ना जिसके पहले से शेड्यूल बना हुआ है ऑफिशियल, उस केस में आप सेकंड वाला यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करें। प्रेसिडेंट इज विजिटिंग, इमरान खान इज विजिटिंग मॉस्को, आ रहा समझ में। ऑफिशियल विजिट है, इमरान खान एक ऑफिशियल कैपेसिटी में जाने वाला पर्सन है, इसलिए
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आप यूज़ करें। बाकी के दोनों जो है ना, ये ऐसे कामों के फ्यूचर को बताते हैं जो काम ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं, जिनका एक पूरा कैलेंडर जो है, टाइम टेबल बन चुका है। अगर वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो तब आप यूज़ करें प्रेजेंट डेफिनेट को, और अगर वो इनफॉर्मल हो तब आप यूज़ करें इस प्लस में वर्ब की, मतलब जो है वर्ब की जो है इन्फिनेटिव को, टू इन्फिनेटिव को। अगर समझ में, जनरल, ऑफिशियल, शेड्यूल्ड यानी कि टाइम्ड प्लस में या ऑफिशियल या अनऑफिशियल, और टाइम्ड प्लस में इनफॉर्मल, ऐसे इन चारों को आपको अलग अलग तरीकों से यूज़ करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होगी फ्यूचर के लिए कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना है। बढ़े आगे, चलो। ये सारे नोट्स मैनुअली हैंड रिटन है, देख रहे हो ना ऊपर, अमन सर सुबह 10:30 बजे। तो ये लिख करके इसलिए लाता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कुछ फ़ायदा आप ले सको। मुझे तो आते हैं, है ना, लिख करके लाया हूँ आपके लिए। चलो, कह रहे the timing of the tensions is all the more inconvenient given that the delivery of Russian S-400 missile systems is underway and the US administration is still to decide on whether to waive or impose CARSA sanctions against India। कह रहे जो टाइमिंग है, जो वक्त है इन टेंशंस का, ये और भी ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, ऑल द मोर, याद है ना, और भी ज़्यादा, ऑल द मोर, तो ये और भी ज़्यादा असुविधाजनक है इस पूरी टेंशंस का वक्त। और क्यों भाई, देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट, देखते हुए इस चीज़ को कि जो डिलीवरी है रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, वो अंडरवे है, वो अभी जारी है, एक आ गया एक आएगा, है ना, इस तरीके से काम चल रहा है। और यूएस का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अभी भी डिसाइड करने वाला है, स्टिल टू डिसाइड, और किस चीज़ को, हाँ या ना, वो वेव करे या इम्पोज करे, वो छूट दे या लगा दे। वेव करना मतलब छूट देना, इम्पोज करना मतलब छूट ना देना यानी लगा देना, कार्सा नाम के सैंक्शंस को इंडिया के खिलाफ। तो इस तरीके से इंडिया ऑलरेडी फंसा हुआ है, सैंक्शंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, इस बीच में रशिया और यूएस की और दुश्मनी हो गई, तो ज़्यादा चांसेस हैं कार्सा सैंक्शंस अपने ऊपर लग ही जाने वाले हैं। टाइमिंग की वर्ब है इस, डिलीवरी की वर्ब है इस, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है अगेन इस। वेव करना, छूट देना, इम्पोज करना, लगा देना, अंडर वे मतलब जो भी वे के अंडर है, जो ऑन गोइंग है, जो जारी है। चलिए, ऑल द मोर मतलब इवन मोर। ये देख लो, इज प्लस में टू डिसाइड, इज प्लस में टू डिसाइड क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, बी फैमिली की वो प्लस में टू इन्फिनेटिव, ऐसा एक फ्यूचर जो समझ गए ना, जो अभी शेड्यूल्ड है, जिस पे अभी बात होनी बाकी है। इनफॉर्मल वे में जब लिखते हो तब ऐसा लिखते हो ना, इज प्लस में टू डिसाइड। चलो, कर एज ए रिजल्ट इंडिया स्टेटमेंट एट द यूएनएससी दैट अपील्ड फॉर डिप्लोमेसी एंड डी-एस्केलेशन while making no critical comment about Mr. Putin's announcement is not just an assertion of India's traditional principled position or a study in pragmatism, but also a reflection of the difficult position New Delhi finds itself in over the conflict, which appears to have entered a new phase। कह रहा है इस पूरे मामले को आप देखो तो इसके नतीजन एज अ रिजल्ट इंडिया का जो स्टेटमेंट है यूएनएससी में, और कौन सा स्टेटमेंट, जिसने अपील किया डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन के लिए, जिस स्टेटमेंट ने इंडिया में बोला, जिस स्टेटमेंट के अंदर कि आप डिप्लोमेसी करो, बातचीत करो और तनाव को कम करो, कह रहा है ये जो स्टेटमेंट ना, और कैसे बोला इंडिया ने, जब वहीं उसी वक्त मेक करते हुए ना किसी कमेंट को, कोई भी क्रिटिकल कमेंट जो है इंडिया ने नहीं दिया, और किस बारे में, पुतिन की इस अनाउंसमेंट के बारे में। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इज है ना महज एक असर्शन, ना महज एक अफर्मेशन, ना महज एक पक्का करने का काम, और किसको, असर्शन किस चीज़ का, इंडिया के परंपरागत, इंडिया के ट्रेडिशनल प्रिंसिपल पोजीशन का, जो ट्रेडिशनल इंडिया ने प्रिंसिपल अपनाए हुए हैं, जो पोजीशन ली हुई हैं उनको। पोजीशन क्या है हमारी, रशिया हमारा दोस्त है। कह रहे हैं ना केवल इस चीज़ को इंडिया ने पक्का किया है, रशिया की अपनी दोस्ती को फिर से, और या फिर एक स्टडी को भी दिखाया है प्रैग्मेटिज्म में, व्यवहारिकता में, इंडिया ने अपनी व्यवहारिकता को भी अपनी पोजीशन से बताया है। कह रहे बल्कि साथ ही साथ ये एक रिफ्लेक्शन भी है उस मुश्किल दौर का, डिफ़िकल्ट पोजीशन का, जिसमें न्यू दिल्ली फाइंड करता है खुद को इटसेल्फ इन अंदर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, जो अपीयर होता है, दिखाई देता है कि अब एंटर कर चुका है, घुस चुका है एक नए फेज में, एक नए दौर में। आया समझ में। तो यूएनएससी में इंडिया ने यही बोला कि बातचीत करो, झगड़े में कुछ नहीं रखा है, लेकिन इसके साथ में पुतिन की कोई भी आलोचना नहीं की। दुनिया तो कर रही है लेकिन इंडिया ने नहीं की। तो आलोचना ना करके इंडिया ने दो चीज़ों को बताया। पहला तो इंडिया की प्रिंसिपल पोजीशन यही है कि पुतिन और रशिया हमारे दोस्त हैं, और दूसरा हम व्यवहारिक भी हैं।
रशिया से 70% मिलिट्री हार्डवेयर लेकर के इंडिया में रख के बैठे हम। रशिया से पंगा लेना है, रशिया को नाराज करना देश के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करने जैसा है। तो ये एक प्रैग्मेटिज्म भी इंडिया ने दिखाया है। तो कह रहे ना केवल इस चीज़ को दिखाया है अपनी दोस्ती और व्यवहारिकता को, बल्कि उस रिफ्लेक्शन को भी दिया है कि कितने मुश्किल दौर में इंडिया अपने आप को पाता है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, कि ठीक से कोई बात इंडिया न्यूट्रल होकर के बोल भी नहीं सकता। और ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जो एक नए फेज में आ चुका है। अब कई नए देश टुकड़े होकर के यूक्रेन से निकल चुके हैं। ऐसे बना सेंटेंस पूरा मैंने ब्रेक कर दिया आपके सामने। स्टेटमेंट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है अपील्स, मेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इंडिया ने स्टेटमेंट दी, जब अपील किया, तब कोई भी मेक नहीं किया, कोई कमेंट को बनाया नहीं। असर्शन मतलब अफर्मेशन, प्रैग्मेटिज्म मतलब एम्पेरिसिज्म, प्रैक्टिकलिज्म आपका किसी चीज़ की व्यवहारिकता कहलाती है प्रैग्मेटिज्म। नई दिल्ली की वर्ब है फाइंड्स, इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनका मतलब है अंदर, फाइंड करता है अपने आप को अंदर। विच की वर्ब है अपीयर्स। अब यहाँ पे टू हैव नाउ एंटर्ड, टू हैव नाउ एंटर्ड, अपीयर वर्ब के बाद में टू हैव प्लस में V3, और या फिर टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता था ना, विच अपीयर्स टू एंटर, तो टू हैव एंटर्ड ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये कॉन्सेप्ट हमने 2 दिन पहले किया था। लुक, सीम, अपीयर, सेड, क्लेम और रिपोर्ट, ये वर्ब्स कब अपने बाद में सिंपल इन्फिनेटिव को और कब अपने बाद में परफेक्ट इन्फिनेटिव को लेती हैं। अच्छे से करवा चुका हूँ, नोट्स को खोलो और ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपडेट करना। सिर्फ एक वर्ड में कर सकते हो आप, है ना, कब सिंपल इन्फिनेटिव और कब परफेक्ट इन्फिनेटिव आता है। चलो, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बार बार, तो अपने नोट्स को प्रिपेयर करके रखा करो। फटाफट क्विज की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का, आपको करवा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द अंडरलाइंग रीजन्स बिहाइंड द रशियन प्रेसिडेंट्स एग्रेसिव स्टांस टुवर्ड्स यूक्रेन। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट नहीं करता है अंदर छुपे हुए रीजन्स को रशिया के प्रेसिडेंट के एग्रेसिव स्टांस के पीछे जो है यूक्रेन के तरफ। तो रशिया का यूक्रेन की तरफ जो गुस्सा है, इनमें से कौन सा रीजन उस गुस्से का कारण नहीं है? तो आपके पास रीजन्स रखे हुए हैं। द यूएसएस काट्सा सैंक्शंस अगेंस्ट रशियन मिलिट्री हार्डवेयर, एक्सपेंशन ऑफ नेटो नियर बाय रशियन फेडरेशन, रशियास अनएड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न्स इन्वॉल्विंग नेटो, और या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। ध्यान से पढ़ोगे तो बीच में बताया हुआ है आपको फर्स्ट पैराग्राफ के, जब इसने बताया कि अब नेटो को बैठना ही पड़ेगा रशिया के साथ सारी बातों को मानने के लिए, चीज़ों पे बातचीत करने के लिए। पहली चीज़ है सिक्योरिटी गारंटीज जो रशिया को चाहिए, और डिस्कशन करना चाहता है रशिया नेटो के बारे में कि उसका एक्सपेंशन ना हो और वेस्टर्न जो है ट्रूप्स और वेपन्स इस रशियन रीजन के आसपास ना घूमें। तो 3 रीजन्स इसमें बताए गए हैं। अगर आप तीनों रीजन्स को पकड़ लो तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड और थर्ड, इन 3 में से 2 रीजन्स हैं, है ना। तो अमेरिका के जो काट्सा सैंक्शन है इंडिया के खिलाफ या टर्की के खिलाफ जो रशिया के हार्डवेयर के ऊपर लगते हैं, वो सीधे सीधे तौर पे रीजन इस आर्टिकल में कहीं भी नहीं बताया गया है ना। काट्सा सैंक्शन की बात हुई है और ये बताया गया कि इंडिया पे अब इन सैंक्शंस का खतरा मंडरा रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि इन्हीं सैंक्शंस की वजह से रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। तो यहाँ पे ए आपका आंसर हो गया, ए इज़ नॉट द करेक्ट रीजन बिहाइंड रशियाज एग्रेशन। सेकंड में क्लोज टेस्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों में आपको बताना है यहाँ पे अगर कौन सा कंडीशनल यूज़ करें कि जिसके साथ में वुड आए और यहाँ पे उसके हिसाब से कैसी वर्ब यूज़ हो, और वो जो वर्ब यूज़ होगी उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन आएगा या नहीं आएगा। हीट नाम की वर्ब कैसे काम करती है, ये स्क्रीनशॉट आप देख चुके हो ना। हीट नाउन होता है, वर्ब होता है, तो किस तरीके से काम करता है। तो दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करते हुए आपको हीट की करेक्ट फॉर्म और साथ में करेक्ट प्रेपोजिशन को चूज़ करना है। और थर्ड में आपको बताना है कंट्रोल किस टाइप का वर्ड है, यहाँ पे नाउन है या वर्ब है, और अगर नाउन या वर्ब जो भी है अपने बाद में कौन सी प्रेपोजिशन को लेगा। ठीक है, पूरी हिंट्स दे रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हीट और कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है आपको बताना है। चौथे में आपको बताना है वन वर्ड, कोई चीज़ को जब बहुत कोशिशों के बाद सक्सेसफुली अचीव किया जाता है विद लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, तो उसको कैसे बताते हैं, कौन से वर्ड से। आयरन आउट, प्रैग्मेटिज्म, स्पार्क ऑफ या रेचेट अप। लास्ट सेंटेंस है, इसमें फ्यूचर बताने वाला एक सेंटेंस आपको दिया गया है, लेकिन आपको कोशिश करना है इसको 4 तरीके से लिखें। ठीक है, इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव भी यूज़ हो सकता है, लास्ट में करवाया ना आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव, तो वो भी देख लेना। और फ्यूचर को भी बताया जाएगा, 4 तरीके से लिखने की कोशिश करना है। चारों तरीके मैं आपको ऑलरेडी आर्टिकल में बता चुका हूँ। लिखोगे तभी लिख पाओगे, तभी समझ में आएंगी चीज़ें, दिमाग में बैठेंगी, है ना। सब लोग कोशिश करें, मैं भी इस सेंटेंस को लिख करके कमेंट सेक्शन में अपडेट कर रहा हूँ। चलिए, आपने मुझे ज़रूर से बताना कितने मार्क्स मिले आपको आउट ऑफ 5। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, रिलेटिंग टू ऐप, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे सेशन को। अंटिल देन, साइनिंग आउट।